चेंजिंग अर्थ। जी हाँ, हमारी अर्थ जो है वो चेंज होती रहती है, पर हमें वो चेंजेस दिखाई क्यों नहीं देते हैं। आज के बाद से आपको भी वो सारे चेंजेस जो है वो दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि आज हम इस चेंज को समझ लेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। फोर्स एक्टिव बिहाइंड द चेंजेस ऑन द अर्थ, जो अर्थ को चेंज करने के पीछे जो भी फोर्सेस हैं उसे हम पढ़ने वाले हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द अर्थ सरफेस, देन अर्थक्वेक, वोल्केनोज, विंड, रिवर, वेव्स, ये सारी चीजें, एंड देन इम्पैक्ट ऑफ दीज एजेंट्स ऑफ द ग्रेटेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब आप ध्यान से इस मैप को पढ़ो, देखिए ठीक है। जब आप ध्यान से इस मैप को देखेंगे तो आपको कुछ स्ट्रक्चर्स जो है वो सिमिलर नजर आएंगे। जैसे नॉर्थ अमेरिका का ये वाला पोर्शन आपको सेम लगेगा, सॉरी ये वाला जो साउथ अमेरिका है इसका ये पोर्शन आपको अफ्रीका के पोर्शन से सेम लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एशिया वाला जो कॉन्टिनेंट है इससे आपको ये सेम लगेगा। फिर यहाँ पे जो स्पेस दिखाई दे रहा है आपको ऐसा लगेगा कि ये जो स्पेस है वो यहाँ पर भी तो फिक्स हो सकता है। ये यूं कहे कि एक पजल के तरीके से आपको सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट फैमिलियर दिखाई देने वाली है। तो भाई हमारी जो अर्थ थी पहले ये सारे कॉन्टिनेंट जो है वो एक साथ मर्ज थे। ठीक है, और इस टर्म का नाम था हमारे पास में पेंजिया। ठीक है, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका कैन प्रोबेबली फिट इनटू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। Similarly, Australia can fit near the Indian landmass in the gap which is now filled up by the Bay of Bengal. ठीक है, ये सारी चीजें जो कॉन्टिनेंट है जो अलग अलग थे तो पहले ये साथ में भी था, और इसी टर्म को हमने कहा पेंजिया। ठीक है, और इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया था इन 1950 में जर्मन के एक जो साइंटिफिक थे अल्फ्रेड ने। ठीक है, इन्होंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये चीजें जो है हम धीरे धीरे देखेंगे कि जो अर्थ है वो चेंज कैसे होते जा रही है। देखो 225 मिलियन ईयर्स अगो जो है हमारी अर्थ जो है वो इस तरीके की थी। ये जो पेंजिया वाला जो वर्ड मैंने यूज किया है, मींस पेंजिया का मतलब होता है ऑल अर्थ, की पूरी जो अर्थ है वो एक साथ में है, तो उसका पूरा इसी से डिफाइन किया गया था। तो सबसे पहले हमारी जो अर्थ है वो इस तरीके की थी। ठीक है, फिर हमारी अर्थ जो है 200 मिलियन ईयर्स अगो हम देखेंगे तो वो इस तरीके की होगी। मतलब ये वाला जो गैप था, ये गैप अभी दिखाई नहीं दे रहा था, अभी देखो यहाँ पर ये वाटर वाला गैप दिखाई देने लगा। मतलब कॉन्टिनेंट वही ना, जो लैंड जहां पर एरिया घुमा हुआ हो, मतलब लैंड वाला जो पार्ट है इट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, राइट। तो ये वाला जो देखो वाटर वाला एरिया जो है इसके अंदर स्पेस बना रहा है। तो भाई अब ये जो स्पेस बना रहा है ये चीजें अलग अलग हो रही है, तो ये किसी ना किसी फोर्स के कारण अलग हो रही होंगी। तो ये सारे फोर्सेस भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर जब हम थोड़े से और आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देखें 1.35 मिलियन ईयर अगो देखें तो जो कॉन्टिनेंट है वो इस तरीके से थोड़े थोड़े और भी दूर हो चुके थे। अब यहाँ पर जब हमने देखा कि इसमें और ज्यादा थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो गया, फिर हम थोड़े से और ईयर्स आगे गए। ठीक है, या आगे गए या तो फिर ईयर अगो के इसमें जाते तो हम पीछे हो जाते। ठीक है, फिर 65 मिलियन ईयर्स अगो अब देखें आज की रेट से तो थोड़े से और गैप जो है वो बढ़ते गए। ठीक है, फिर हम और आगे जाके देखे प्रेजेंट डे में तो आज हमारे पास में 7 कॉन्टिनेंट हमें मिल चुके हैं। ठीक है, जिसको हम मतलब 7 कॉन्टिनेंट के नाम से हम सारे पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और एक यहाँ पर सेवेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या थी इसकी कंडीशन, मतलब उस टाइम तक के आपके पास में कंडीशन थी कि ये सारा एक साथ में मर्ज था, फिर ये थोड़ा से और इसमें डिस्टेंस बढ़ा, फिर डिस्टेंस और बढ़ा, और ऐसे करते करते हमें यहाँ पर ये वाला जो प्रेजेंट डे वाला जो अर्थ है वो मिल गया। ये क्लियर है कि हमारी जो अर्थ है वो चेंज होते जा रही है। अर्थ का एक जैसी कांस्टेंट नहीं है, वो एक जैसी स्टेबल नहीं है। अगर वो रहती तो आज भी हमारे पास में जो कॉन्टिनेंट है वो इसी शेप में होता, बट हमारे पास इस शेप में वो कॉन्टिनेंट नहीं है, हमारे पास इस शेप में है। मतलब हमें अलग अलग 7 कॉन्टिनेंट मिल चुके हैं, और हम इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि शायद ये कॉन्टिनेंट ऐसे ही रहे, ये हो सकता है इसके अंदर भी थोड़े और चेंजेस हो जाए। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये बहुत ही स्लो मूवमेंट पे होते हैं। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये जो चेंजेस हुए हैं इसके पीछे रीजंस क्या थे, इसके बिहाफ पे सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं, तो हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। जब हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था तो हमने एक टर्म पढ़ी थी लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर वो जो कि लैंड किसका हो, अर्थ मतलब वो स्पेस जहां पर लैंड कवर हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में हमने पढ़ा था कि वो वाली जगह जहां पर पानी ही पानी होता है, इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो हम यहाँ पर अर्थ मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो हम लिथोस्फीयर ही पढ़ेंगे। तो हमारी जो अर्थ है, ठीक है, तो हमारे पास में द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज ब्रोकन इनटू
नंबर ऑफ लार्ज एंड स्मॉल प्लेट नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट। ये जो हमारे पास जो क्रस्ट था, जो अर्थ का क्रस्ट था, जो कि अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो ये नंबर ऑफ प्लेट्स में जो है वो डिवाइड हो गई है और इसी प्लेट्स को हम लोग लिथोस्फीयर प्लेट्स कहते हैं। और हमारे पास मेजरली अगर हम बात करें तो हमारे पास 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट्स है। और वो लिथोस्फेरिक प्लेट जो है, ये वो 7 जो डोमेन है, तो उसको आप सब लोग जो है वो जानते हो, ठीक है। सब लोगों ने उसके मतलब अभी हम लोगों ने जिस पढ़े हुए हैं। तो क्रस्ट क्या है ये भी हम लोग पहले बार में देख चुके हैं कि जो पहले वाले नंबर की ये जो ऊपर का सरफेस होता है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर इसके बाद में इसमें हम और डिटेल में जाएंगे, अंदर अंदर जाते जाते तो हमको मेंटल मिलता है, फिर हमको कोर मिलता है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ये सारी चीजें हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम सिर्फ इसके मूवमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। देखो अब मूवमेंट कैसे होते हैं, देखो अंदर जो मैग्मा जनरेट होता है, अर्थ जो हमारी अर्थ है उसके अंदर जो मैग्मा होता है, ये मोल्टेन मैग्मा जो होता है इनसाइड में होता है, और जब ये बाहर आ जाता है वो एक सर्कुलर मैनर में मूव करने लगता है, तो उसके वजह से हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, मूवमेंट सर्कुलेट होता है। द मूवमेंट ऑक्योर ड्यू टू द हीट जनरेट बाय द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ व्हिच मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। द मूवमेंट व्हिच आर कॉल्ड टेक्टोनिक मूवमेंट कॉज चेंज ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहे हैं, मतलब ये सारे जो मूवमेंट हो रहे हैं ना, कि अंदर एक मोल्टन मैग्मा बन रहा है, जमीन के अंदर एक मोल्टन मैग्मा बना है और वो क्या सर्कुलर मैनर में मूव करते हैं। और इस मूवमेंट को, ये जो मूव्स है, इस मूवमेंट को हम टेक्टोनिक मूवमेंट, जो रीजन होता है हमारी अर्थ के चेंज होने का, ठीक है, जो अर्थ सरफेस जो चेंज हो रही है, तो उसका रीजन यही टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं। हम धीरे धीरे और चल के आगे टेक्टोनिक मूवमेंट को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। अब जब ये टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहे हैं तो इसके बिहाफ में हमने जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, तो उस फोर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो इंडोजेनिक और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। यानी इसके ऊपर फोर्सेस भी लग रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम, मतलब जिस फोर्सेस की वजह से ये मूवमेंट हो रहे हैं। एक तो हमारे पास क्लियर होगा कि मैग्मा जो है वो सर्कुलर हो रहा है, मैनर में मूव कर रहा है, और इस मूवमेंट के लिए आपको कोई फोर्सेस की भी नीड होंगी। तो वो फोर्सेस ये दो है, एक तो इंडोजेनिक फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। अब इंडोजेनिक क्या होता है, जब, ठीक है, जब एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ लीडिंग टू अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड लैंडस्लाइड्स, जब वो जमीन के अंदर हो रहा है इनर साइड, तो इट इज कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। जैसे कि अर्थक्वेक होता है तो वो हमारी अर्थ के अंदर से एक प्रोसेस हो रही है, वॉल्केनिक्स आते हैं, है ना, इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो वो हमारे जमीन के अंदर की वो होती है, लैंडस्लाइड्स होती है। तो ये सारे जो है वो इंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होते हैं, ये इंडोजेनिक फोर्सेस के एग्जांपल्स है, राइट। एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो अर्थ के सरफेस पे होते हैं, ठीक है। देखो ये अर्थ हो गई हमारी, तो ये जो अर्थ के अंदर जो हो रहे हैं, मतलब ये जो अंदर, एक सेकंड में इसको फिर से एरर कर दूं, देखो जो अंदर हो रहे हैं, अंदर से होने वाले जो है, जो अंदर साइड हो रहे हैं, मतलब अंदर से होकर के जो बाहर निकलते हैं ना, मतलब जैसे कि अर्थक्वेक कैसे आता है, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं, अंदर से बाहर लावा निकलता है, तो ये वाले इंडोजेनिक होते हैं। और जो बाहर इस सरफेस के ऊपर हो रहा है, मतलब ये जो सरफेस है ना, इधर बाहर आउटर साइड में हो रहा है, तो वो होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर ऑफ विंड, वाटर एंड आइस। मतलब हम देखते हैं ना कि जो हवा जो है वो कंकड़ पत्थर को उठा करके ले जाती है, मिट्टी को बहा कर लेकर के जाती है, पानी मिट्टी बहा ले जाता है, तो ये सारे जो है वो एक्सोजेनिक फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। हम सबसे पहले पढ़ने वाले इंडोजेनिक मूवमेंट्स के बारे में, जिसमें हम वॉल्केनिक, अर्थक्वेक, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे, देन इंडोजेनिक, फिर एक्सोजेनिक जो है उसको पढ़ेंगे। अब जो मूवमेंट्स होते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट में, ठीक है, वो स्लो भी हो सकते हैं, एकदम सडन भी हो सकते हैं, मतलब क्विक भी हो सकते हैं, और बहुत ही स्लो प्रोसेस में भी होते हैं। कुछ मोमेंट होते हैं जो कि स्लो मोमेंट्स होते हैं, तो स्लो मोमेंट के रिजल्ट्स क्या होते हैं, माउंटेन्स बनना। देखो जब माउंटेन बनता है तो वो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है, ऐसे रातों रात माउंटेन खड़े नहीं हो जाते, ठीक है, ये हमको सबको पता है कि रातों रात माउंटेन्स नहीं होते हैं। तो ये एकदम स्लो प्रोसेस होता है। और जो सडन होता है, जैसे जो अर्थक्वेक होता है, भले वो उसके अंदर कितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बहुत पहले से उसके अंदर वॉल्केनिक इरप्शंस में बहुत पहले से वो लावा
एक जगह हो रहा है, लेकिन सडन एकदम से क्या होता है, वो लावा जो है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, लावा क्या होता है, बाहर आ जाता है। अर्थक्वेक ना ऐसे पहले से बोल के नहीं आता है कि थोड़ी सी अभी दीवार हिली, फिर थोड़ी सी और हली, फिर एकदम से एक झटका आता है वो हिली। अर्थक्वेक आता है तो सीधे झटके ही देता है वो। ठीक है, वो झटके उसकी स्पीड कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये सडन आने वाले हैं। और जो स्लो मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स वगैरह का बनना, अर्थ का बनना, तो ये सारे स्लो होते हैं। तो आई होप आपको जो डिफरेंसेस है, जो एग्जांपल्स है, आप उसकी खिचड़ी ना पकाए और उसको मतलब अलग अलग तरीके से समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, अब जितने भी चेंजेस होते हैं, इसमें सिर्फ एक बात यह है कि जितने भी सडनली जो चेंजेस होते हैं, एकदम जो सडनली होता है, दे ऑक्योर सडनली, तो ये सभी के लिए डिस्टोरियस हो सकता है, मतलब खतरनाक है। जितनी भी लाइफ है, प्रॉपर्टी है, वॉल्केनिक इरप्शंस आएंगे तो भाई ये खतरनाक ही होने वाला है। जितने सडन चेंजेस हो रहे हैं, सडनली जो भी एक्टिविटीज होने वाली है, अर्थक्वेक आएगा तो उससे भी लोगों को हानि ही होने वाली है, ये किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं उसके ऊपर। तो वेल्केनोस जो है इसी का एक एग्जांपल है। अब वेल्केनो क्या होता है, ये क्रस्ट है भाई। ठीक है, इट इज क्रस्ट। अब वेल्कोनिस क्या होता है कि जो अर्थ का क्रस्ट होता है, ठीक है, ये अर्थ का क्रस्ट है। फिर उसमें से एकदम सडन क्या होता है कि इसके अंदर से जो मोल्टेन लावा होता है, मैग्मा होता है, ये बाहर आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्केनिक इरप्शंस या वेल्केनोस। ठीक है, लावा जो होता है पूरा इस तरीके से निकलता है और आजू बाजू जो है वो यहाँ पर जमा हो जाता है। ये एक हिल के फॉर्म में हो जाता है, ये माउंटेन के फॉर्म में हो जाता है ना, किसी भी फ्लूनल शेप में आ जाता है। तो इस टॉप को हम क्रेटर भी कहते हैं, ये जहां से बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, मतलब देखो एक सेकेंड में आपको बता दूं क्रेटर क्या होता है। देखो जहां से ये जो लावा बाहर निकला हुआ है, तो इस होल को, ये जो टॉप है, हम इसको क्या कहते हैं, दिस लावा accumulated around the vent and form a conical hill or a mountain with a funnel shaped depression opening at the top which is known as a crater। ठीक है, ये crater होता है। अब जो eruption take place, the eruption material जो है वो क्रेटर के चारों ओर क्या होता है, एक हील के थ्रू, जैसे अभी मैंने आपको जस्ट एग्जांपल में बताया कि ये क्रेटर के जैसे है, तो ये बाहर निकल करके आसपास एक हील के फॉर्म में जो है वो जमा हो जाता है। और इसी को हम वॉल्केनिक माउंटेन जो है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक कोन के नाम से अब हम इस हील को जानते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है, ये जो इरप्शंस होते हैं, ये तो एक तो बहुत ही क्विक होते हैं, मतलब शांत तरीके से भी हो सकता है, और ये एक्सप्लोजिव भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब इनकी स्पीड जो शांत, ये कोन बनने वाली प्रोसेस है, ये शांत भी हो सकती है, और वो एक बहुत लंबी टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो सकती है। तो जो एक्सप्लोजिव इरप्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब जहां पर जो लावा है वो आता है, इस यहाँ पर हील में जमा हो जाता है, तो उसके एग्जाम्पल क्या है, फुजियामा में, जापान का जो फुजियामा एवरेस्ट है। ठीक है, वेसुवियस एटलस, माउंट एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट जो है वो, सॉरी माउंटेन, सॉरी मैं बार बार माउंट एवरेस्ट याद आ जा रहा है। तो जो फुजियामा माउंट है जापान का, वो इसका एग्जांपल है, मतलब एक्सप्लोजिव इरप्शंस की। ठीक है, जो एकदम स्पीड में हो जाते हैं। फिर जो क्विक इरप्शंस होते हैं, ठीक है, मतलब जो एकदम धीरे धीरे होते हैं या टाइम लेते हैं, तो ये वाला एग्जाम्पल जो हमारे डेक्कन का प्लेट्यू है, वो इसी का एग्जाम्पल है कि जहाँ पे लावा जो है वो धीरे धीरे क्वाइटली जो है एकदम ना क्वाइट स्लोली जो है वो जमा होते जाता है। तो ये उसका एग्जाम्पल है, और आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल जो है और भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज की। तो जो टाइप्स होते हैं, तो जो वॉल्केनोज के टाइप होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, कि वो किस फ्रिक्वेंसी के साथ में आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, जो वॉल्केनोज है उसको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एक्टिव, सेकेंड होता है डोरमेंट, और तीसरा है एक्सटिंक्ट। ठीक है, अब एक्टिव वोल्केनोज क्या होते हैं, वो वोल्केनोज जो कि आते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इटाना का जो माउंट है वो इटली में पढ़ेंगे। ठीक है, इटना माउंट इटली का। तो ये एक्टिव जो है वो जो एवरी टाइम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, मतलब अभी रिसेंटली भी है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी है इन द रिसेंट एंड पास्ट है पॉसिबिलिटी टू फर्दर इरप्शन एट एनी टाइम, वो कभी भी किसी भी टाइम में, मतलब वहां पर इरप्शंस हो सकते हैं। तो इन जो वोल्केनोज होते हैं इनको कहते हैं एक्टिव वोल्केनोज। ठीक है, जैसे माउंट इटना का जो है इटली का। तो हाँ, अब ये माउंट के एग्जाम्पल्स ही क्यों रख रही हूँ, तो भाई आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि जो माउंट्स हुआ करते हैं, जो पर्वत होते हैं, तो वो एक टाइप होता है एक ज्वालामुखी
ज्वालामुखी पर्वत या वल्केनो पर्वत जो होते हैं, जो इस रीजन के वजह से बनते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल भी उसी के रख रहे हैं कि यहाँ पर कभी भी जो वोल्केनोज है वो एक्टिव हो सकते हैं। फिर कुछ जो वोल्केनोज होते हैं वो एक लंबे टाइम तक के लिए मतलब थोड़े मतलब शांत रहते हैं, मतलब एक लंबे समय से वो मतलब उनमें एक्टिवनेस नहीं आई है, वो बहुत टाइम से मतलब स्लीपिंग मोड पे है। तो ऐसे वाले जो वोल्केनोज होते हैं इसको हम स्लीपिंग और डोरमेट वोल्केनो कहते हैं, जिसमें बहुत लंबे टाइम से कोई इरप्शन नहीं हुआ है। सर्टन volcanoes which have not erupted for a long period of time are called sleeping or dormant। जैसे कि एक इटली का वेसोवीज जो है, आई कांट प्रोनाउंस इट, सो पढ़ लीजिएगा। तो ये वोल्केनो जो है तो ये इसका एग्जाम्पल होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही सालों से उसमें कोई मतलब हलचल नहीं हुई है, कोई इरप्शन नहीं हुआ है और ना ही वहां पर पॉसिबिलिटी है किसी भविष्य में। ठीक है, मतलब इन फ्यूचर भी वहां पर कोई इरप्शन हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे वाले जो वोल्केनोज होते हैं इसको एक्सटिंक्ट वोल्केनोज कहते हैं। जैसे अफ्रीका में आपको किलिमंजारो जो माउंट है वो इसका सबसे बड़ा आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। तो ये देख लिया कि वोल्केनोज क्या होते हैं कि जब हम जो अंदर का लावा है जो बाहर निकलता है उस वे को आप क्रेटर कहते हो, एंड पूरी प्रोसेस को आप वोल्केनोज कहते हो। और उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइप का है। तो हमने एक एक्टिव पढ़ा, एक डोरमेट या स्लीपिंग पढ़ा, और एक अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सटिंक्ट जो कि लंबे समय से शांत पड़ा हुआ है, वहां पे कोई हलचल नहीं हो रही और ना ही भविष्य में कोई हलचल होने की वहां पर पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट वोल्केनोज कहते हैं। अब बात करते हैं अर्थक्वेक की। अब अर्थक्वेक क्या होता है, देखो ये हम सारे एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, अर्थक्वेक वो प्रोसेस होती है जहां पे एकदम सडन वाइब्रेशन होता है। जो लिथोस्फीयर प्लेट्स होती है तो उसमें एकदम सडन वाइब्रेशन की वजह से एक मूवमेंट आता है और उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। धरती में क्या होता है, एकदम से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। जब जैसी मतलब अर्थक्वेक आता है ना तो क्या होता है कि हिलने लगती है चीजें, ऐसी जमीन फटने लगती है, तो एकदम सडन वाइब्रेशन होता है ये। ठीक है, तो सडन वाइब्रेशन कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। ठीक है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है तो इसके जो मूवमेंट्स होते हैं उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, एकदम से यहाँ पर ऐसी दरार सी आ जाए, कोई वाइब्रेशन हो जाए, दीवारें हिल जाए, तो हम इसको अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो वाइब्रेशंस होते हैं तो ये जो वाइब्रेशंस होती है, जिस वाइब्रेशन के कारण ये जो अर्थक्वेक आता है तो हम इसको सेस्मिक वेव्स कहते हैं। और ये जो सेस्मिक वेव्स होती है ये एक लार्ज एरिया में ट्रैवल करती है। ये जो आपने अभी जस्ट ऊपर वाली एक इमेज में देखा होगा, देखो कितने लंबे एरिया में ये ट्रेवल करते जाती है। तो बस यही सेस्मिक जो वेव्स होती है इसकी इस वाइब्रेशन के कारण ही अर्थक्वेक होता है। अब इसके बाद में देखो ये जो सेस्मिक वेव्स है, जैसे कि ये इसके ऊपर यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर आपका वोल्केनो सॉरी जो अर्थक्वेक है वो आया हुआ है इस वे में। तो अब देखो इसी के जस्ट ऊपर एक डायरेक्शन हो जाएंगी, एक प्लेस हो जाएगा, और एक नीचे जस्ट इसके नीचे, मतलब हमारा जो अर्थ स्पेस है उसके नीचे एक प्लेस हो जाता है और एक अर्थ के ऊपर वाला। ठीक है, तो जो अर्थ के अंदर वाला जो पॉइंट होता है, जो अर्थक्वेक वाला पॉइंट होता है, तो उसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है, तो ये हमारा फोकस हो जाता है। और जो ऊपर वाला होता है, ठीक है, जस्ट अबोव द फोकस, ठीक है, मतलब फोकस के जस्ट ऊपर वाला, मतलब जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर जो ये जो प्लेस है, तो इसको हम कहते हैं ईपी सेंटर। ठीक है, दोनों वर्ड्स क्लियर हुए। जहां जैसे जो अर्थक्वेक आ रहा है तो उसके देखो ये ऊपर वाला एरिया हो गया, सपोज मैं ऐसे करती हूँ, ये ऊपर वाला एरिया हो गया, तो ये वाला जो प्लेस है इसको हम इपी सेंटर कहेंगे। और इसके जस्ट नीचे वाला जो प्लेस है जहां से वो अर्थक्वेक क्रिएट हो रहा है, मतलब जो नीचे हमारी जो लेथोस्फीयर जो प्लेट्स है, तो इन प्लेट्स के कारण जो नीचे क्रिएट हो रहा है, मतलब जहां से वो उठ के ऊपर बाहर आ रहा है, जो अर्थक्वेक हो रहा है, तो वो वाला जो है तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और अर्थक्वेक से आपको एक डेफिनेशन क्लियर होगी, अर्थक्वेक मतलब अर्थ का टूटना। ठीक है, अर्थक्वेक का रिजल्ट क्या होता है, अर्थ का टूटना हो जाता है। अब जो भूकंप होते हैं या जो अर्थक्वेक्स होते हैं उसको हम नापते हैं रिएक्टर स्केल से। ठीक है, उसको चेक करते हैं। तो इसी से मतलब आए दिन हम लोग देखते हैं ना कि कुछ लोग भविष्यवाणी कर देते हैं कि बारिश होने वाली है, भूकंप आने वाले संभावित क्षेत्र है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे इन टूल्स की मदद से ही होता है। हाँ, बारिश होने वाला रिएक्टर स्केल से नहीं होता है भाई। ठीक है, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही थी, वरना बस आप वैसे ही नहीं कर दो। ठीक है, तो रिएक्टर स्केल जो होती है वो अर्थक्वेक के लिए
लिए होती है जिससे उसको चेक किया जाता है, और उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? चार्ल्स रिएक्टर ने, इसीलिए उन्हीं के नाम पर हमने इसको रिएक्टर स्केल के नाम से नाम दे दिया गया। तो इससे हम क्या देखते हैं? इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है, इससे हम इसको मेजर करते हैं, मेजरमेंट जो होता है वो इससे हम लेते हैं। अब वाइब्रेशन जो होती है वो ट्रेवल तो करती है, हमें ये भी पता है, ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिक सेंटर एज वेव्स इन ऑल डायरेक्शन कॉजिंग वास्ट डैमेज। अब हमने जो ईपी सेंटर देखा, तो ईपी सेंटर क्या होता है? ये ऊपर वाला, मतलब धरती के ऊपर का जो पॉइंट है, जस्ट फोकस के ऊपर वाला। तो यहाँ पर जब वो वाइब्रेशन आ जाती है तो ये जो वेव्स है, ये जो वाइब्रेशन है, या जिसको हमने सेस्मिक वेव्स कहा है, तो वहां से ये पूरे डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ठीक है। इधर भी वो दरारें फैलते जा रही है, इधर भी जा रही है, तो ये वहां से क्या करती है? वो ट्रेवल करती है। द स्केल ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, नेचर ऑफ द रीजन और टोपोग्राफी, ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड इट्स क्वालिटी एक्सेट्रा। अब जो डैमेज होता है अर्थक्वेक से, तो डिपेंड करता है कि भाई आपको वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है, उसका नेचर क्या है उस एरिया का, वहां पर मतलब जितना जो भी मतलब वहां का स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है सारे डैमेजेस को, ठीक है। डैमेज बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं, सो द डैमेज कैन बी मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स, ठीक है। द मैक्सिमम डैमेज इज ऑलवेज कॉज नियर द ईपी सेंटर। ऑब्वियस सी बात है कि डैमेज जो है सबसे ज्यादा जो ईपी सेंटर है, मतलब जहां से वो ओरिजिनेट होता है वहीं पर होता है। तो अर्थक्वेक के बारे में आपको थोड़ी सी बात एकदम शॉर्ट वे में यहाँ पर समझा दूं। अर्थक्वेक क्या होते हैं? जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स में थोड़े मूवमेंट्स होते हैं, तो उस मूवमेंट की वजह से एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और उसी वाइब्रेशन को हम कहते हैं अर्थक्वेक, राइट। अर्थक्वेक में जो नीचे वाला धरती के अंदर का हिस्सा होता है, जो इनर साइड होता है अर्थ का, है ना, तो इसको हम कहते हैं फोकस, और फोकस के जस्ट ऊपर, मतलब फोकस ही है, मतलब सेम फोकस ही वर्ड याद रखो, ठीक है, बट धरती के अंदर है तो उसको हम फोकस बोलेंगे, और जैसे ही वो घर के बाहर निकल गया तो हम उसको कहते हैं ईपी सेंटर कहते हैं, ठीक है। ईपी सेंटर जो या अर्थक्वेक जो होता है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का यूज करते हैं, जिसको चार्ल्स रिएक्टर ने इंट्रोड्यूस कराया था, या इनोवेट किया था। फिर जो वाइब्रेशंस होती है, या जो वेव्स होती है, वो ईपी सेंटर तक के आगे बाहर आ जाती है, और वहां से वो हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, और जो बहुत वास्ट डैमेज भी देता है। डैमेज जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी वेव की इंटेंसिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, वहां की जो टोपोग्राफी है, उसका रीजन, जो नेचर ऑफ जो रीजन है, वो रीजन की क्या नेचर है उसका, फिर वहां का जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, उसकी जो क्वालिटीज है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। हानि बहुत ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है, मैक्सिमम डैमेज जो होता है, वो इस ईपी सेंटर के पास में ही होता है। तो आई होप आपको अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब जो अर्थक्वेक होता है, ट्रिमर्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ, एंड देयर मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी इज मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल ऑन स्केल ऑफ 10, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा आपको। देखो, जो अर्थक्वेक के जो ट्रिमर्स होते हैं, या जो झटके होते हैं, तो उसको रिकॉर्ड किसके द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ, जिसमें इन चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। फिर उसकी जो इंटेंसिटी है, ठीक है, हम दो अलग अलग टर्म यूज हो रही है, ठीक है। फर्स्ट वन इज उसको रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? सिस्मोग्राफ करता है। और उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, उसको मेजर करने का काम कौन करता है? रिएक्टर स्केल। अब रिएक्टर स्केल में 10 तक के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, अब हम लोगों ने अभी जो रिएक्टर स्केल देखी थी, तो वहां पे 10 नंबर्स थे, ठीक है। अब 10 नंबर है तो यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो 7 तक के जो आ जाता है, 7 से नीचे है, 1 to 7 के बीच में है, और वहां पर कोई अर्थक्वेक होता है, तो हम इसको देखते हैं कि कम इंटेंसिटी के साथ में हुआ है, इसके बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है या डैमेज नहीं है। बट ठीक है, बट अगर 7 है, मोर देन 7 है, तो यहाँ पर अगर रिएक्टर स्केल पे वो 7 या मोर देन 7 होता है, तो इसको हम मतलब हाईली इंटेंसिटी वाला जो अर्थक्वेक है वो मानते हैं, और ये बहुत मात्रा में डैमेज भी करता है, ठीक है। तो ये डेंजरस होता है। क्लियर? अब हम अर्थक्वेक को मेजर नहीं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये आने वाला है, इक्वेरेटली हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हालांकि अगर हम उसकी मतलब पहले से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब वो रहता है ना, प्रिकॉशंस इज बेटर देन, आई डोंट नो, मैं भूल गई, सॉरी, ठीक है।
तो हाँ, तो वहां पर क्या होता है, तो अगर हमारे पास में कुछ ऐसे तरीके हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बहुत ज्यादा होने वाला जो इम्पैक्ट है हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। हाँ, प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। ओके, याद है मुझे, मेरी मेमोरी भी थोड़ी बहुत अच्छी है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब हमारा टॉपिक है डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। ठीक है, अब ये क्या चीजें होती है। देखो, हमें पता है कि हमारी जो अर्थ होती है उसके साथ में कंटिन्यूअसली चेंजेस जो है वो बने रहते हैं। कुछ चेंजेस अर्थ के अंदर है और कुछ चेंजेस जो है वो सरफेस पे है। ठीक है, मतलब कुछ क्रस्ट के नीचे होते हैं, कुछ क्रस्ट के ऊपर होते हैं। तो अभी तक के हम लोगों ने इंडोजेनिक जो फोर्सेज है वो देख लिए थे। अब हम एक्सोजेनिक फोर्सेज जो है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सिमिलरली अर्थ के सरफेस के ऊपर भी कंटिन्यूअसली चेंजेस होते हैं। रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड, वेव्स आर द एजेंट ऑफ द ग्रेडेशन विथ constantly wear down and land surface and carry the broken fragment which are deposited in low lying areas। ठीक है, मतलब कुछ चीजें होती है जिसको यहाँ से उठा करके दूसरे जगह लेकर जाने का काम करती है। कुछ पानी में बहकर जाती है, कुछ हवा में जाती है, कुछ किसी ना किसी सोर्सेज से जो है वो पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं इसमें हम दो तरीके के मूवमेंट देखेंगे। एक तो प्रोसेस होती है कि हाइट को रिड्यूस करने की। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ हाइट ऑफ लैंड फॉर्म, जो लैंड है उसको रिड्यूस करने की जो प्रोसेस होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिग्रेडेशन। ठीक है, और दूसरी होती है एक प्रोसेस कि वहां पर डिपॉजिट करने की। ठीक है, एक देखो, एक जो है उसकी हाइट को हटा रही है। ठीक है, वो इसकी हाइट को हटाते जा रही है, तो वो होगी डिग्रेडेशन, मतलब उसको रिड्यूस कर रही है। और एक वो कर रही है वहां पे कि यहाँ से जो हटाया वाला है उसको ला करके यहाँ पे वो जमा कर रही है। तो इसको हम कहेंगे एग्रेडेशन, मतलब लाने का काम जो है उसको ला रहे हैं तो एग्रेडेशन हो गया, और हटा रहे हैं इट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। ठीक है, ये दो टर्म समझ में आई। अब इसी के बिहाफ में हम और चीजें समझेंगे। अब इरेजन क्या होता है। इरेजन भाई चीजों को काटना, लेयर जो है वो कट, धीरे धीरे कटते जाना। ठीक है, मतलब मतलब जो लेयर होती है रॉक्स की, ठीक है, जो रॉक्स है तो उसकी जो आउटर लेयर है उसको रिमूव करना, वो हटना, तो उसके उसी को हटाना क्या कहता है, इरेजन कहलाता है। ठीक है, इरोजन, इरोजन भी बोल सकते हैं, इरेजन भी बोल सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। The removal of outer layer of rocks in the natural environment is called erosion. The major erosional agents constitute wind, water, ice, downslope, creep of soil, force, gravity, borrowing। तो इन सारे के वजह से, ठीक है, वो हवा हो सकती है, वो पानी हो सकता है, वो बर्फ हो सकता है, वो डाउन स्लोप सोइल्स हो सकती है, मतलब ऐसे ना स्लोपली सॉइल जो है वो नीचे उतरते जाती है। तो इन सब के वजह से भी वो इरेजन जो है वो होते रहता है। मतलब कोई भी एक अपनी अवस्था में जिसमें है उस अवस्था से उसको धीरे धीरे हटना या उसकी लेयर को हटाते जाना, जो बाहरी लेयर है वो कम होते जाना, इट इज कॉल्ड इरोजन। चलो, अब आता है हमारे पास में वर्क ऑफ रिवर्स, कि अब रिवर्स का काम क्या होता है। देखो, डिग्रेडेशन पढ़ा था हमने, डिग्रेडेशन का डिग्रेडेशन, राइट, ओके। तो उसका मतलब क्या हो रहा था कि वो किसी भी चीज को उठा करके दूसरी जगह लेके जाते, डिपॉजिट करती है। ठीक है, तो रिवर जो होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट एजेंट होता है, ये सोर्स होता है कि देखो यहाँ से कोई भी चीज है, जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना नदियों में क्या होता है, हम लोग देखते हैं पानी जो चीजें है वो बहाकर बहुत सारी चीजें ले आती है। ठीक है, बारिश के दिनों में आए दिन, जैसे कि मेरे घर तो भाई ये प्रॉब्लम कॉमन है, आंगन बहुत क्लीन होता है, लेकिन फिर क्या होता है जब बारिश वारिश होती है या हवा आती है। ठीक है, चलो ये एग्जांपल हवा वाला भी हम यही समझ लेते हैं, विंड का। तो क्या होता है कि पड़ोसी के घर के आंगन में कोई कचरा है, या पड़ोसी के घर में कोई कचरा है, तो बारिश के पानी में वो कचरा बहते हुए हमारा घर लास्ट है तो हमारे यहाँ आंगन में वो चीजें जो है वो जमा हो जाती है। ठीक है, तो इसने वो एजेंट का काम किया, मतलब वहां से उस चीज को बहा करके लेके आके यहाँ छोड़ देने का काम किया। तो यहाँ पर वो डिग्रेड हो रही है, लेकिन यहाँ पर वो क्या हो रही है, एग्रेडेशन हो रहा है। यहाँ पर यहाँ वो जमा हो रही है, लेकिन यहाँ से वो चीजें हट रही है। तो सेम प्रोसेस, मतलब काम तो वही हो रही है कि एक चीज को बहा के लेके जाना है, तो ये यहाँ से ले जाने वाली प्रोसेस को हमने डिग्रेडेशन कह दिया, और यहाँ पर जमा करी तो इट इज कॉल्ड एग्रेडेशन। ठीक है, हो गया। फिर हवा में भी ये होता है कि बहुत तेज जब हवा चलती है ना, तो इनके आंगन में जो भी पॉलिथीन, रैपर, कागज वागज के टुकड़े होते हैं, तो ये भी बह करके हमारे आंगन तक के जमा हो जाते हैं।
तो ये प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये सोर्सेज हो गए, मतलब पानी भी एक सोर्स हो गया। तो रिवर जो है ये इसका सबसे बड़ा सोर्स है। द वर्क ऑफ रिवर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, ठीक है। अब जो पानी का ये है मतलब काम है, तो वो 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला तो द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सेकेंड वन इज द स्लोप ऑफ द वाटर बेड, ठीक है। अब देखो, पहले तो वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम कितना है वो करेंगे, और दूसरा कि वो किस स्लोप से पानी निकल रहा है, ठीक है, ऑफ द वाटर बेड। एज द रिवर फ्लोज थ्रू माउंटेन्स रीजन इट हैज ग्रेट इरोसिव पावर, ठीक है। अगर वो क्या हो रहा है कि वो माउंटेन्स वाले एरिया से आ रही है, तो उसके पास में इरेजन पावर जो है, जो इरोजन पावर होता है वो ज्यादा हो जाएगा। कैसे, देखो, जब वो माउंटेन से, सपोज ये हमारे पास माउंटेन है, वो यहाँ से स्लिप होकर के आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगी, इसकी जो ऊपर वाली लेयर है उसको इरेजिव करेंगी, मतलब उसको अपने साथ बहा करके दूसरे एरिया में लाएंगी। आपने जब हम फिजिकल मैप ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि गंगा के जो मैदान बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि जो गंगा नदी अपने साथ में, मतलब नदी के बहा के जितने भी एलिमेंट्स लेकर के आती है, तो उस मैदान में ला करके छोड़ देती है। वो रेत वेत आती है, तो वो रेते वगैरह भी इसी थ्रू तो आती है। तो ये इरेजन का बहुत अच्छा, ये जो स्लोप बना हुआ है, तो ये उसको मदद करता है इन चीजों को ला करके जमा करने में। अ कॉमन फीचर इज इट फॉर्म्स इज द आई शेप वैली, डीप साइडेड वैली से कॉल्ड गॉर्जेस, ठीक है। ये देखो, ये जो आपको गॉर्जेस दिखाई दे रहे हैं, ये, ठीक है, यहाँ पर गॉर्जेस बन जाते हैं जब ये इसे आई शेप में आती है ना। देखो यहाँ पर आई शेप दिखाती हूँ मैं आपको। देखो ये एक वी शेप वाली वैली आ रही है, तो ये जब आती है तो इस टाइप के ये गॉर्ज क्रिएट कर लेती है, और ये गॉर्जेस जो है इसी में, मतलब बहुत सुंदर वाले जो दृश्य बनते हैं, तो वो इसी इसमें बनते हैं। देखो, वाटर जो गॉर्जेस है वो तो बन गया, और इसी के साथ में जो रिवर की ही मतलब जो वे होता है, इसी वे में वो वाटरफॉल भी क्रिएट करती है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स, जब वो बहुत ही हार्ड रॉक्स होते हैं ना, वहां से जब निकलती है, तो वहां पर वाटरफॉल भी क्रिएट करती है। और वाटरफॉल की वैल्यूज तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको जनरेट कराने के भी काम में आती है। और यही वाली जो रिवर्स है, जब वो क्या आती है, इंटर्स द प्लेन, इट फॉर्म कर्व एंड द लार्ज बेंड और लूप्स कॉल्ड मेंडर्स। जब ये प्लेन्स में आती है तो हम इसको वहां पर ये क्या करते हैं, बहुत सारे कर्व्स और लार्ज बेंड बनाती है, लूप्स बनाती है, जिसको हम मेंडर्स कहते हैं। इन ड्यू कोर्स द मेंडर्स बिकम वाइडर ड्यू टू कांस्टेंट इरेजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो क्या कर रही है, जब वाइडर होते जाती है, ठीक है, मतलब जो मेंडर्स होते हैं वो और ज्यादा वाइड होते हैं। और ये वाइड क्यों होते हैं, क्योंकि इरेजन और डिपोजिशन दोनों हो रहा है यहाँ पर साइड्स पे, ठीक है। ये आप पूरे की पूरी ये जो फोटो है ना, मैंने इसीलिए यहाँ पर हर एक पिक्चर में लगाई है कि आप ये प्रोसेस जो है वो समझते जाएं, ठीक है। व्हेन द लूप्स बिकम टू शार्प एंड मेंडर कट्स ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर फॉर्मिंग अ लेग कॉल्ड एक्सबो लीव्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो लूप्स बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, जो मेंडर्स वाले हैं, तो ये शार्प हो जाते हैं, कट ऑफ फ्रॉम द मेन रिवर। अब जो मेन रिवर से भी कट जाती है, तो हम इसको एक्सबो रिवर के नाम से, एक्सबो लेक के नाम से जानते हैं। मतलब उसके मेन सोर्स से तो वो कट गई है, देखो जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, तो उससे कट गई, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सबो लेक्स कहते हैं। As the river flows along with Exbo Lake, increased volume of water, अब इसके साथ में उसका volume of water भी बढ़ गया है। It often overflows its bank causing floods in the neighboring and area, अब वो अपने जो neighboring area है वहां पर भी अपना पानी जो है, जब जैसे ही वहां पर फैलता है तो वहां पर क्या हो जाता है, फ्लोड्स आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। क्योंकि अब वो जो पानी है, मतलब एकदम से एकदम पास वाले एरिया में, क्योंकि वहां पर उसका देखो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया है। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, अब वो एकदम कुछ ज्यादा ही स्पीड से जब आ रही है, तो जो उसके नेबरिंग एरियाज होते हैं, पड़ोसी एरिया होते हैं, तो वहां पर वो बाढ़ के रूप में वहां पर प्रवेश कर देती है। These leads to the deposition of layer of fine sediments along the bank forming flood food plain जो है। अब जितने भी वहां पर जो प्लेन्स होते हैं, तो यहाँ पर ये जो जितना मटेरियल लेकर के जा रही है, तो ये वहां पर वो फैला देती है, तो यहाँ से इनके प्लेन्स बन जाते हैं। और इसी को हम कहते हैं द स्लाइटली रेज्ड रिवर बैंक आर कॉल्ड लेव्स। As the river approached the sea, it moved slightly due to the load of sediments it is carrying, and because of the flat gradient, it is forced to deposit it near the mouth. देखो अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो इसकी जो क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहिए, जो स्पीड है वो स्लाइटली कम हो जाती है, वो बहुत सुस्त पड़ जाती है ना, वो धीरे धीरे मूव होती है। अब ये इस तरीके से क्या होता है, जब धीरे धीरे मूव हो रही है, तो इसके साथ में इसने जितनी भी चीजें कैरी की हुई है उसको उसे वहीं पर लोड कर देना पड़ता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ
इट इज फोर्स टू डिपॉजिट इट नियर द माउथ। अब जो उसका जो नियर द माउथ है यहाँ पर इसको छोड़ देना पड़ता है। और ये वाले जो एरियाज होते हैं, क्योंकि इतनी सारी जगह से इतने सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स उठा करके लेके आ रही है, जो सेंटिमेंट्स ला रही है, तो इससे क्या होता है, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है, वो कल्टीवेशन के लिए ज्यादा अच्छी होती है। तो ये वाले जो एरियाज होते हैं, ये कल्टीवेशन के लिए ये बहुत उपजाऊ कहे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो रिवर है जो इधर से आ रही है, जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से रिवर आ रही है, तो अब यहाँ से ये एक या दो धारा में आ रही थी, तो अभी क्या होता है कि ढेर सारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये देखो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर जो व्हाइट वाली डिस्ट्रीब्यूटरीज जो दिख रही है आपको, तो ये इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है इसमें डिवाइड हो जाती है, और हम इसी को कहते हैं डेल्टा। ठीक है, ये जो है ये ट्रायंगुलर शेप में चेंज हो जाता है, और ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसी को हमने क्या कह दिया, फीचर कॉल्ड। ठीक है, और डेल्टा जो है वो जाकर के कहाँ पर समुद्र में मिल जाता है, ये सबको पता है। और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया होता है, मतलब जो नदी है, जो रिवर है, उसका सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया जो है वो यही होता है। अब जो रिवर होती है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो डेल्टा एंड सेकेंड वन इज एस्चुरी। ठीक है, डेल्टा क्या होता है कि जब वो एक ट्राइंगुलर शेप में बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, तो वहां पर हम इसको कहते हैं कि ये डेल्टा है। जैसे देखो ये यहाँ पर आ रही है, इसकी ढेर सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गई। ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा हो गया। अब एक रिवर ऐसी आती है कि जो सिर्फ एक ही धारा में निकल जाती है। दूज रिवर विच फ्लो थ्रू स्टीप हार्ड रॉक एरिया मेक अ सिंगल माउथ एंट्री इनटू द सी और डोंट गेट डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। ठीक है, जो मतलब किसी पहाड़ी एरिया से आ रही है और वो जब समुद्र में मिलती है तो वो एक ही धारा में जाकर के मिल जाती है। तो ऐसी नदियों का जो मुहाना होता है, जो उसका एंड पॉइंट होता है, मतलब ये जो मर्जिंग पॉइंट होता है आ रही है और ये समुद्र मिल रहा है, तो हम इस पॉइंट को कहते हैं एस्चुरी। देखो यहाँ से रिवर आ रही है और रिवर आकर के सिर्फ एक ही थ्रो में एक ही इसमें जा रही है ना, एक ही वे जा रहा है इसका मतलब एक ही धारा में जाकर के ये समुद्र में मिक्स हो रही है, एक ही धारा है, तो इसको हम कहते हैं एस्चुरी। ठीक है, और वहीं पे अगर ये बहुत अलग अलग धारा है, देखो यहाँ से हमने ट्रायंगुलर शेप डाला तो एक धारा आकर ये मिक्स हो रही है, एक धारा ये आ रही है, दूसरी ये आ रही है, तो इतनी सारी धारा, इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूटीज है या स्ट्रीम्स है, तो ऐसी टाइप को हम कहते हैं डेल्टा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर आया होगा समझ में, रिवर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर, वो भी चीजें समझ में आ गए होंगे कि एक फोर्स में किस तरीके से ये हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं वर्क्स ऑन वेव्स। अब वेव भी भाई बहुत ज्यादा मदद करती है। वेव मतलब जो पानी की जो एकदम धाराएं आती है ना, एकदम तीक्ष्ण वाली, तो हम उसको कहते हैं वेव्स। अब जो वेव्स है वो हम कहाँ पर देख सकते हैं, एकदम बेस्ट प्लेस है कोस्टल एरियाज में। ठीक है, कोस्टल जो तटीय एरिया होते हैं वहां पर, तो ये क्या होती है कि ये जो पहाड़े होती है, चट्टाने होती है, तो उसके ऊपर आकर के एकदम भारी मात्रा में लगती है, मतलब उसको चीर देने वाली। तो ये वाली जो आपको कोस्टल, ये वाला जो देख रहे हो, ये पूरी पहाड़ी जो रॉक देख रहे हो, तो ये रॉक ये पूरी कवर्ड है। ठीक है, अभी आप इसको ये समझो कि ये पूरी कवर्ड है। तो जो जैसे जैसे वेव्स आती है ना, तो इसने क्या किया, सबसे पहले इसको तोड़ना शुरू किया। जब इसको तोड़ना शुरू किया, इतना तोड़ती है कि इसके साथ में ये एक रूफ रह जाता है। ठीक है, ये पूरा जो वेव है इसका जो मिडल पार्ट है ये टूट जाता है। ठीक है, द वर्क ऑफ वेव्स कैन बेस्ट बी सीन इन द कोस्टल एरिया, इन एरियाज वेयर द वेव स्ट्राइक द रॉक कॉस्ट एंड ऑलमोस्ट वर्टिकल वॉल ऑफ रॉक इज फॉर्म बाय एरोसिव एक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, ये वाली जो वेव्स है, तो ये वेव्स के एक्शन की वजह से ये जो है ना, इसकी जो रॉक्स है, तो ये जो रॉक है, तो इसका मिडल वाला पार्ट टोटली जो है वो हट जाता है। दीज आर कॉल्ड क्लिफ्स। व्हेन सी वेव स्ट्राइक कंटिन्यूअसली एट द रॉक, क्रैक्स डेवलप विथ ग्रेजुअली बिकम वाइडर एंड लार्जर, क्रिएटिंग होल्स इन द रॉक। तो इसने क्या किया, यहाँ पर इसमें होल्स क्रिएट कर दिए, और कुछ टाइम बाद में ऐसा होता है कि यहाँ पर सिर्फ उसकी रूफ बच जाती है। ये जो छत है ना, ये जो दिखाई दे रही है, तो ये छत बच जाती है, इसकी ये दीवारें आजू बाजू की, और ये छत बच जाती है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि वेव्स इतनी स्पीडली आती जाती है, इसको इतना क्रैक करती है कि इसका जो रूफ है ये भी खत्म हो जाती है, और फिर इसके सिर्फ पिलर्स जो है वो बच जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको फॉर्म स्टम्प्स जो है एज ए यूज भी करते हैं, बोलते हैं। तो इतना ही बच जाता है। तो ये एक तरीका हो गया आपको वर्क ऑफ वेव्स जो है, वेव्स कैसे वर्क करती है। तो देखो इसने एक पूरी चट्टान जो है उसको तोड़ने का काम कर दिया। ठीक है, और उसके अलावा जब हमने रिवर का पढ़ रहे, तो रिवर जब ऐसे स्लोप्स में आती है, मतलब ये पूरा एक पहाड़ है और वो स्लोप में आ रही है, तो यहाँ से उसने उसको अपने साथ में यहाँ से कुछ कुछ उठा करके बहा लेती है और जाके वो प्लेन में ले जाकर के छोड़ देती है। जो प्लेन्स होते हैं, मैदान होते हैं, वहां पे ले जाकर के उसको छोड़ देती है।
फिर वेव ने क्या काम किया, वेव ने ये काम किया, इतने भारी मात्रा में, इतनी स्पीड में, वेलोसिटी से उसके ऊपर आ रही थी कि उसने उसको होल कर दिया। होल कर दिया मतलब ये वाला जो मटेरियल था, जो रॉक था, तो ये मटेरियल उस पानी में बह करके आगे चले जाएगा या वहीं रुक जाएगा, आगे बह करके किसी प्लेन में जाके रुक जाएगा। फिर जो रूफ तोड़ी थी उसने, तो वो भी मटेरियल बह जाएगा। प्रोसेस आपको समझ में आ रही है कि क्या हुआ कि पानी कुल मिलाकर के उस चीज को उठाकर किसी दूसरी जगह डिपॉजिट करने में मदद करती है। सेम काम अब आइस भी करेगा। अब वर्क ऑफ आइस देखे तो आइस किसको कहते हैं, ग्लेशियर जो है क्या है, मतलब रिवर ऑफ आइस, ठीक है। ग्लेशियर जो मतलब आइस की रिवर होती है उसी को हमने ग्लेशियर कहा, ठीक है। तो अब ये स्नो फील्ड में बनती है, ठीक है। Glacier or rivers of ice as they are called originate from snowfield in high mountain area of ice caps or in the popular regions, ठीक है। अब जो ग्लेशियर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत सारे इरोडेड मटेरियल्स होते हैं जिसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। जो ग्लेशियर होते हैं कैन मॉडिफाई एंड इवन कंप्लीटली चेंज द लैंडफॉर्म। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो भी पूरे लैंडफॉर्म को चेंज कर देते हैं। आप एग्जांपल्स देख सकते हो, जब देखो ग्लेशियर्स है, ठीक है, वो जब पानी वाले फॉर्म में कन्वर्ट हुए तो उसके साथ में बहुत सारी चीजों को हटा लेते हैं, ठीक है। कई वीडियोस आपने देखे होंगे कि हमको आइस में बहुत सारी डर्ट भी देखने को मिलती है, तो इन सारी चीजों को समाहित करके वो अपने आप में रखे रहते हैं। अब बात करते हैं वर्क ऑफ विंड की, ठीक है। तो भाई विंड का वर्क तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एग्जाम्पल बताया और इस समस्या से मेरी मम्मी बहुत ज्यादा वो है कि ये होता है कि पड़ोसी का कचरा भी हमारे घर में आके जमा हो जाता है आंगन में, ठीक है। तो सेम काम ऐसा ही होता है। जो डिजर्ट्स एरिया होते हैं, जो रेतीले एरिया होते हैं, तो वहां से क्या होता है कि ये धूल मिट्टी उठा करके ना दूसरे जगह पर उड़ा उड़ा के जो हवा है वो लेके जाती है। वाइंड एक्शन कैन बेस्ट बी सीन इन डिजर्ट एरिया, फीचर लाइक सैंड टर्न्स एंड मशरूम रॉक आर फॉर्म ड्यू टू द विंड एक्शन, ठीक है। जो मशरूम रॉक्स होती है, सैंड ड्यून्स होते हैं, वो इन्हीं के वजह से बनता है। ये क्या चीज है मैं आपको आगे पिक्चर्स दिखाती हूँ, ठीक है। तो जो विंड होती है वो दोनों तरीके से, इरेजन का, डिपोजिशन का, दोनों का काम करती है, ठीक है। विच फॉर्म दिस फीचर स्ट्रॉन्ग विंड्स इरोड एट द बेस ऑफ द रॉक फास्टर देन द टॉप। देखो अब क्या होता है कि ग्रेजुअली द बेस गेट्स इरोडेट फ्रॉम ऑल साइड हैविंग अ नैरोरर बेस एज कंपेयर टू द टॉप। अब ये वाला जो होता है ना, मतलब देखो इसका जो टॉप है वो थोड़ा वाइडर होता है और जो बीच वाला पार्ट होता है ये कम होता है, ठीक है। फिर नीचे वाला जो बेस होता है ये भी थोड़ा वाइड होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे इसमें हम जो देखते हैं तो मशरूम के टाइप का दिखाई देता है। तो इसीलिए हमने इसको जो इस स्ट्रक्चर को नाम दिया था मशरूम वाला, ठीक है, मशरूम रॉक्स का, ठीक है। सच रॉक्स आर कॉल्ड मशरूम रॉक। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसको रिसेंबल कर रहा है, रिसेंबल ऑफ मशरूम, एंड हम इसी को, इसीलिए इसने इस टाइप का रिसेंबल किया, इसलिए हमने इसको मशरूम रॉक कहा। अब हमारे पास में दूसरा आता है सैंड ड्यून्स, ठीक है। अब ये क्या होता है कि अब जो हवा की जो वेलोसिटीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ये क्या करती है, जो जमीन है उसके पार्टिकल्स को लेती है और बहुत ही स्पीड में क्या होती है उसको हटाती है और दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है। As the wind blows with a great velocity, it carries sand particles with it. When its speed decreases, it drops and deposited the sand in a low heel-like structure called sand dunes, ठीक है। अब उसने बहुत स्पीड में आई, वेलोसिटी से आई, उसने यहाँ की मतलब जो मिट्टी है उसको उड़ाया उड़ाया, और जैसे ही उसकी स्पीड कम होती है, डिक्रीज होने लगती है, वेलोसिटी कम होती है, तो वो उसको वहीं छोड़ने लगती है। और वहीं छोड़ने लगती है, देखो यहाँ से इसने उड़ाया उड़ाया, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी तो उसने उसको वहीं छोड़ दिया। अब ये जो क्रिएट हुआ है तो इसी को हमने सैंड ड्यून्स कह दिया, ठीक है। मशरूम रॉक, सैंड ड्यून्स आर हील्स ऑफ सैंड मोस्ट कॉमनली फाउंड इन डिजर्ट्स, और ये सारी चीजें हमको डिजर्ट्स में देखने को मिलती है। तो गाइज ये सारा था हमारा चेंजिंग ऑफ अर्थ के ऊपर सारा जो लेक्चर था कि किस किस प्रोसेस की वजह से हमारी अर्थ जो है वो चेंज होती है, कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। तो ये सब कुछ था इस चैप्टर में। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। उम्मीद करती हूँ अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं फिर वही कहूँगी कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपका वो डाउट क्लियर करने में आपकी मदद करूँ या अपने एक्सप्लेनेशन को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करूँ, जिससे आपको चीज़ें एक बार में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।